दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पुरानी हवेलियों के राज हैं और एक बेहद खूबसूरत लड़की की उलझी हुई दास्तान। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। लूसी। कैमरा पैन होता है एक बहुत ही शानदार, पुरानी और रहस्यमयी हवेली पर, जिसका नाम है ऑडले कोर्ट। एक ऐसी जगह जो किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है। बड़े बड़े पेड़, शांत झील और एक ऐसा क्लॉक टावर जिसकी घड़ी हमेशा गलत समय बताती है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी शांति है। लेकिन कहते हैं ना, हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा होता है। इस हवेली की दीवारें बहुत पुरानी हैं और इनमें कई राज दबे हैं। यहाँ के खुफिया कमरे और भूल भुलैया जैसे रास्ते किसी सस्पेंस फिल्म का परफेक्ट सेट बनाते हैं। हवेली के मालिक हैं माइकल, जो 56 साल की एक बेहद अमीर और रुतबे वाले इंसान हैं। माइकल दिखने में शानदार हैं, सफेद दाढ़ी और रौबदार पर्सनालिटी। पिछले 17 सालों से वो अकेले हैं और उनकी एक 18 साल की बेटी है, अलीशिया। अलीशिया अपने पिता की घर की इकलौती राजकुमारी है, जिसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इस शांत लाइफ में एक नई एंट्री होती है। एक ऐसी एंट्री जो अलीशिया की हुकूमत को हिलाकर रख देती है और माइकल के दिल में प्यार की एक नई आग लगा देती है। सोचिए, एक ऐसी हवेली जहां सब कुछ परफेक्ट है, वहां अचानक एक नया बवंडर आने वाला है। अब हमारी कहानी की हीरोइन की एंट्री होती है। नाम है लूसी। लूसी एक ऐसी लड़की है जिसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। वो गांव के डॉक्टर डॉसन के यहाँ एक साधारण सी गवर्नेंस बनकर आई थी। लंदन से आई इस लड़की के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके पास वो जादू था जो किसी को भी उसका दीवाना बना दे। गांव के गरीब लोगों से लेकर स्टेशन के पॉटर तक हर कोई लूसी की स्माइल पर फिदा था। वो पियानो बजाती, बेहतरीन पेंटिंग करती और हर रविवार को चर्च में ऐसे बैठती जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। माइकल ने उसे पहली बार चर्च में ही देखा था और बस पहली नजर का प्यार हो गया। 56 साल के माइकल को वो बुखार हो गया जिसे दुनिया प्यार कहती है। माइकल को अपने सफेद बालों से चिढ़ होने लगी और वो फिर से जवान महसूस करने लगे। दूसरी तरफ अलीशिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लूसी से नफरत थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये नई लड़की उसके पिता का प्यार और घर का राजपाट दोनों छीन लेगी। लेकिन माइकल के लिए तो लूसी ही उनकी पूरी दुनिया बन चुकी थी और वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। कहानी आगे बढ़ती है और वो दिन आ ही जाता है जब माइकल अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते। एक धुंधली शाम को डॉसन के घर पर माइकल ने लूसी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। माइकल बहुत नर्वस थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी खूबसूरत और जवान लड़की उनके जैसे उम्रदराज आदमी को क्यों चुनेगी। लेकिन लूसी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो घुटनों के बल गिर गईं और रोते हुए बोली कि उसने बचपन से सिर्फ गरीबी और तकलीफें देखी हैं। उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल रही है और वो इस शादी के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसने साफ कह दिया कि वो प्यार का नाटक नहीं कर सकती। लेकिन माइकल को ये सब मंजूर था। उन्होंने लूसी को गले लगाया और उसे अपना लिया। हालांकि माइकल के दिल के किसी कोने में एक हल्की सी टीस थी कि वो सिर्फ अपनी दौलत और रुतबे की वजह से चुने गए हैं। लेकिन प्यार अंधा होता है। लूसी के लिए ये एक लॉटरी लगने जैसा था। अब उसे गरीबी की दलदल से बाहर निकलने का मौका मिल गया था। वो अब एक मामूली गवर्नेस से एक अमीर घराने की मालकिन बनने वाली थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। शादी पक्की होने के बाद माइकल के जाने पर लूसी अपने छोटे से कमरे में वापस जाती है। अब यहाँ आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। लूसी अपने बिस्तर पर बैठती है और खुद से कहती है कि अब कोई गुलामी नहीं, कोई गरीबी नहीं। पुरानी जिंदगी का हर नामो निशान मिट चुका है। लेकिन तभी वो अपने गले में पड़े एक काले रिबन को बाहर निकालती है, जिसे वो हमेशा अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर रखती थी। इस रिबन में कोई लॉकेट नहीं था, बल्कि एक अंगूठी थी। एक अंगूठी जो एक बहुत ही पुराने और मुड़े तुड़े कागज में लिपटी हुई थी। इस अंगूठी और उस कागज में ऐसा क्या राज है जो उसने माइकल से छुपाया? क्या लूसी सच में वो मासूम परी है जो वो दिखती है, या उसकी इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कोई गहरा और खौफनाक राज दफन है? एक साधारण सी गवर्नेस के पास ये छुपी हुई अंगूठी कहाँ से आई और वो इसे दिल से लगाकर क्यों रखती है? बस यहीं पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है और छोड़ जाता है हमें बहुत सारे सवालों के साथ। लूसी का ये सीक्रेट ही आगे चलकर इस पूरी हवेली की नींव हिलाने वाला है।
चैप्टर 2 आर्गस जहाज पर प्रेम, संघर्ष और मन में उठने वाले संदेहों से भरी समुद्र पार की एक भावनात्मक यात्रा में आपका स्वागत है। समंदर की नीली और हरी लहरों को चीरती हुई हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार जहाज आर्गस पर। सूरज ढल रहा है और डेक पर खड़ा है हमारा हीरो जॉर्ज, एक हैंडसम, लंबा और मजबूत नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर धूप से निखरा हुआ रंग है। उसके होठों पर एक सिगार है और दिल में अपनी मंजिल तक पहुंचने की बेताबी। जॉर्ज इस पूरे जहाज की जान है। वो सबके साथ हंसता है, शैंपेन खोलता है और महफिल में जान डाल देता है। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड का किनारा करीब आ रहा है, हमारी हीरो की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कभी वो खुशी से झूम उठता है तो कभी लहरों को देखकर ख्यालों में डूब जाता है। 15 दिन का सफर बाकी है और वो इतना बेताब है कि मानो लहरों को तैर कर पार कर लेना चाहता है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहा है, वो पत्नी जिसे वो 3.5 साल पहले छोड़ गया था। हवा के हर झोंके के साथ उसका प्यार और उसकी बेताबी बढ़ती जा रही है। क्या ये समंदर उसे उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाएगा या लहरों के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? ये एक सच्चे आशिक की वापसी है जो अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़कर अब एक नई उम्मीद के साथ लौट रहा है। शाम का वक्त है और सूरज का लाल गोला समंदर की गहराइयों में छुप रहा है। आसमान में एक अजीब सी उदासी छाई है। तभी डेक पर एंट्री होती है मोरले की, जो एक शांत और उदास रहने वाली महिला है। वो 15 साल बाद इंग्लैंड लौट रही है और उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ है। वो जॉर्ज के पास आती है और उससे बात करने लगती है। मोरले कहती है कि जैसे जैसे किनारा करीब आ रहा है, उसका दिल घबरा रहा है। उसे डर है कि जिससे वो मिलने जा रही है वो बदल ना गया हो या शायद जिंदा ही ना हो। ये सुनकर हमारा हीरो जॉर्ज भड़क उठता है। एक सच्चे आशिक की तरह उसकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों छलक उठते हैं। वो अपनी मुट्ठी जहाज की रेलिंग पर मारता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बीवी के पास जा रहा हूँ, जिसका दिल आसमान की रोशनी की तरह सच्चा है। मुझे उस पर पूरा यकीन है। तुम मेरे दिमाग में ये सब उल्टी सीधे ख्याल क्यों डाल रही हो? जॉर्ज का ये गुस्सा उसका अपनी मोहब्बत पर वो अटूट विश्वास है जिसे कोई भी डर हिला नहीं सकता। बॉलीवुड के किसी भी रोमांटिक सीन की तरह यहाँ एक तरफ खौफ है और दूसरी तरफ प्यार का गहरा नशा। The scene shifts to a fading sunset. Two figures stand by the ship's railing. The atmosphere becomes slightly tense and melancholic, representing the creeping doubts and fears of the passengers. अब कहानी में आता है एक शानदार फ्लैशबैक। हमारा हीरो जॉर्ज मोरले को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वो कभी एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा और घुड़सवार फौजी था। फिर उसे एक खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया। प्यार के खातिर उसने अपने पिता की दौलत और शोहरत को ठोकर मार दी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो दिन भी आए जब उसकी बीवी अपनी गुर्बत पर आंसू बहाने लगी। अपनी मोहब्बत को रोता देखकर जॉर्ज टूट गया। एक रात जब बर्फ गिर रही थी, वो अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप निकल गया। उसने अपनी आधी रकम घर छोड़ी और अपनी किस्मत आजमाने ऑस्ट्रेलिया की खदानों में चला गया। वहां उसने भूखे पेट रहकर बुखार और दर्द में तड़पते हुए भी मिट्टी खोदी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपनी पत्नी के लिए दौलत कमाना। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। वो एक झटके में 20,000 पाउंड का मालिक बन गया। उस दलदल में गिरकर वो पहली बार एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोया। अब वो दौलत लेकर अपनी रानी के पास वापस लौट रहा है। A flashback scene visualizing a stark contrast. On one side, a cold, snowy night in England with a small house. On the other side, muddy and harsh gold mines of Australia, transitioning into sudden immense wealth. रात का सन्नाटा छा चुका है और आसमान में पहली बार एक नया और पीला सा चांद नजर आ रहा है। जॉर्ज अब एकदम खामोश है। जो खौफ मोरले के दिल में था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हीरो के दिल में भी उतर रहा है। 3.5 साल हो गए हैं और उसने अपनी बीवी को कोई खत नहीं लिखा, ना ही उसका कोई खत पढ़ा। वो सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ और अंधा था। 3.5 साल में क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा।
एक अनजाना सा डर उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो घबराहट में जहाज के डेक पर तेजी से इधर उधर टहलने लगता है, जैसे कोई पिंजरे में बंद शेर हो। हवा की हर सरसराहट उसे डराने लगती है। मोरले उसे अकेला छोड़ देती है और वो चुपचाप समंदर को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस लौटता है। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। चांद की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा एकदम शांत लग रहा है। वो मोरले सी बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में कहता है कि मैं अपनी जान से प्यारी बीवी के लिए दुआ मांग रहा था। एक सच्ची आशिक की ये दुआ और वो खामोश समंदर इस सीन को बेहद इमोशनल बना देते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हवेली के सफर पर ले चलेंगे जहां हर चमकती चीज के पीछे एक गहरा और काला रहस्य छिपा है। चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। ऑडली कोर्ट की पुरानी हवेली पर अगस्त का लाल सूरज ढल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में सुर्ख रंग बिखेर दिया हो। हवेली की पुरानी खिड़कियां इस रोशनी में चमक रही हैं और वो पुराना कुआं जो झाड़ियों में छिपा है, खून जैसे लाल रंग में नहाया हुआ है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी शांति जो किसी आने वाले तूफान का इशारा करती है। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से एक लड़की दबे पांव बाहर आती है। ये फोबी है, जो लेडी लूसी की खास नौकरानी है। वो दिखने में बहुत ही शांत और बिना किसी रंग रूप वाली लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ है। वो धीरे धीरे घास पर चलते हुए उस पुरानी और वीरान कुएं के पास पहुंचती है, जहां उसका चचेरा भाई और प्रेमी ल्यूक उसका इंतजार कर रहा है। ल्यूक एक हट्टा कट्टा, लाल बालों वाला और थोड़े खुरदुरे स्वभाव का आदमी है। वो कुएं की टूटी लकड़ी पर बैठा अपने चाकू से एक लकड़ी छील रहा है। फोबी को अचानक देखकर वो चौंक जाता है। ये एकदम टिपिकल बॉलीवुड सीन है, जहां एक बड़ी हवेली के पीछे कोई गहरा राज पक रहा है। फोबी और ल्यूक की ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। इसमें प्यार से ज्यादा कुछ और ही पक रहा है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और ये खामोशी किसी बड़े राज के खुलने से पहले की शांति है। कुएं के पास बैठी फोबी ल्यूक के गले में बाहें डालती है, लेकिन उनके बीच प्यार से ज्यादा पैसों की बातें होती हैं। ल्यूक उसे ताना मारता है कि वो विदेश घूमकर भी वैसी ही पीली और फीकी दिखती है, लेकिन फोबी का ध्यान अपनी मालकिन लेडी लूसी की शानो शौकत पर है। वो ल्यूक को बताती है कि कैसे लूसी, जो कभी उसके जैसी ही एक साधारण नौकरानी थी, आज दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई है। वो उसके महंगे कपड़ों, महलों जैसे कमरों और विदेश में मिले ऐशो आराम की बातें करती है। ल्यूक, जिसकी आंखों में सिर्फ लालच है, फोबी से कहता है कि उसे अपने पैसों की बचत करनी चाहिए ताकि वे दोनों मिलकर एक सराय खोल सकें। फोबी की बातें सुनकर ल्यूक की दिलचस्पी हवेली के अंदर का नजारा देखने में जग जाती है। ये सीन हमें बताता है कि कैसे इंसान के अंदर का लालच उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। फोबी जानती है कि आज रात हवेली के मालिक और मालकिन एक डिनर पार्टी में बाहर गए हैं। वो ल्यूक को हवेली के शानदार कमरे दिखाने का वादा करती है। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह यहाँ भी एक गरीब लेकिन चालाक जोड़ा एक अमीर परिवार के रहस्यों के करीब पहुंच रहा है। ये लालच और ईर्ष्या का खेल है, जो आगे चलकर इस कहानी में एक बड़ा धमाका करने वाला है। अंधेरा हो चुका है। फोबी एक मोमबत्ती लेकर ल्यूक को हवेली के अंदर ले जाती है। लंबी और काली लकड़ी वाली दबी दबी सी सीढ़ियां और खामोश गलियारे किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहे हैं। ल्यूक के भारी जूतों की आवाज से हवेली की शांति टूट रही है और वो खुद भी थोड़ा डरा हुआ महसूस करता है। वो पुराने समय में यहाँ हुए किसी कत्ल की बात करता है, लेकिन फोबी उसे बेबाकी से जवाब देती है। वे एक के बाद एक कई शानदार कमरों से गुजरते हैं। रेशम, मखमली कुर्सियां, महंगी पेंटिंग्स और सोने की नक्काशी देखकर ल्यूक की आंखें फटी रह जाती हैं। आखिर में वे लेडी लूसी के सबसे खास और निजी कमरे में पहुंचते हैं। ये कमरा किसी परीलोक जैसा है, जहां चारों तरफ महंगी कपड़े और बेशकीमती सामान बिखरे पड़े हैं। फोबी जब लूसी के कपड़े अलमारी में रख रही होती हैं, तो उसे अचानक एक रेशमी ड्रेस की जेब में कुछ चाबियां मिल जाती हैं। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि लूसी अपने गहनों की चाबी हमेशा अपने पास रखती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ल्यूक की लालची नजरें अब उस महंगी अखरूट की लकड़ी और पीतल के जड़ाऊ जीवरी बक्से पर टिक जाती हैं। मोमबत्ती की पीली रोशनी में ल्यूक के चेहरे पर चमकती लालसा इस सीन को बेहद रोमांचक बना देती है। ल्यूक की जिद पर फोबी उस शानदार बक्से को खोलती है। अंदर हीरों, मोतियों और पन्ने की चमक देखकर ल्यूक के मुंह में पानी आ जाता है।
वो एक हीरे का ब्रेसलेट उठाकर कहता है कि ये उनकी जिंदगी संवार सकता है, लेकिन फोबी घबराकर उसे वापस रखने को कहती है। तभी ल्यूक की नजर बक्से के एक छोटे से पीतल के बटन पर पड़ती है। वो उसे दबाता है और एक गुप्त दराज बाहर निकल आती है। दोनों सोचते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, लेकिन नहीं। इस छिपी हुई दराज में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक कागज में लिपटा हुआ बच्चे का छोटा सा ऊनी जूता और सुनहरी बालों का एक छोटा सा गुच्छा रखा है। ये देखकर ल्यूक इसे कूड़ा समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन फोबी के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो उस छोटे से पैकेट को अपनी जेब में रख लेती है और ल्यूक से कहती है कि यही वो चीज है जो उन्हें उनका मनचाहा सराय दिलाएगी। ये क्लाइमैक्स एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा राज जो लेडी लूसी ने दुनिया से, अपने पति से छिपा कर रखा था, अब एक चालाक नौकरानी के हाथ लग चुका है। ये सिर्फ एक जूता नहीं है, ये लूसी के अतीत का वो काला साया है जो अब उसकी नई और चमकदार जिंदगी में तूफान लाने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में प्यार, इंतजार और एक ऐसा दर्दनाक मोड़ है जो आपके दिलों को छू लेगा। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सुनहरे पर्दे के पीछे से कहानी शुरू होती है, लंदन के एक शानदार लेकिन सुस्त माहौल से। मिलिए हमारे हीरो के दोस्त और इस कहानी के एक बहुत ही खास किरदार रॉबर्ट से। रॉबर्ट पेशे से तो एक वकील है, लेकिन असल जिंदगी में उसे आराम, सिगार और फ्रांसीसी उपन्यासों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया की परवाह नहीं, बस अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला, बेफिक्र और जिंदा दिल। उसके कमरे में बिखरे हुए कागजात, उसके आसपास घूमते आवारा कुत्ते और हवा में उड़ता सिगार का धुआं, सब कुछ उसके इस बेपरवाह रवैये को बयां करता है। लंदन की तपती हुई दोपहर में वो बस ऐसे ही सड़कों पर टहल रहा है, मानो उसके पास वक्त ही वक्त हो। बॉलीवुड की किसी क्लासिक फिल्म के उस हीरो की तरह जिसे अभी तक अपनी जिंदगी का असली मकसद नहीं मिला है। लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी इस शांत जिंदगी में तूफान लाने वाला है। क्या होता है जब एक सीधा साधा इंसान अचानक किसी बड़ी उलझन में फंस जाता है? रॉबर्ट की जिंदगी का ये दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो अपनी मस्ती में चला जा रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में उसका सामना उसके अतीत की एक ऐसी हिस्से से होने वाला है जो उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। The scene visually establishes Robert's lazy and carefree lifestyle, showing him strolling through the sunny streets of London with complete indifference. रॉबर्ट अपनी बेफिक्र चाल में लंदन की सड़कों पर खोया हुआ है। तभी अचानक एक नाटकीय मोड़ आता है। सामने से एक अजनबी, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी है, तेजी से आता है और लगभग रॉबर्ट से टकरा जाता है। दोनों एक पल के लिए रुकते हैं। अजनबी की आंखों में एक पहचान की चमक है, जबकि रॉबर्ट हैरान खड़ा है। क्या तुम मुझे भूल गए? अजनबी भारी और भावुक आवाज में पूछता है। और तभी, जैसे किसी पुरानी फिल्म का सीन हो, रॉबर्ट पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना और सबसे करीबी दोस्त जॉर्ज है। जॉर्ज, जो सालों पहले अपनी पत्नी को छोड़कर किस्मत आजमाने के लिए विदेश चला गया था, आज वो एक कामयाब और अमीर इंसान बनकर लौटा है। उसकी जेब में 20,000 पाउंड है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही तस्वीर है, उसकी प्यारी पत्नी हेलन की। वो रॉबर्ट को गले लगाता है और खुशी से पागल होकर अपनी सारी कामयाबी की दास्तान सुनाने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार ने उसे कभी हार नहीं मानने दी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही नजर आती है, एक ऐसा प्यार जो दूरियों के बाद भी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी गहरा हो गया है। कहानी में अब एक मीठी और भावुक लय आती है। जॉर्ज और रॉबर्ट एक तेज दौड़ती हुई बग्घी में बैठे हैं। जॉर्ज का दिल किसी बेताब पंछी की तरह धड़क रहा है। वो रॉबर्ट को अपने सपनों के महल के बारे में बताता है। हम एक खूबसूरत घर खरीदेंगे और एक नाव होगी जिसमें बैठकर मेरी प्यारी हेलेन मुझे गीत सुनाएगी। वो खुशी से चहकता है। ये वो पल है जहां दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। दोनों दोस्त वेस्टमिंस्टर के एक पुराने कॉफी हाउस में पहुंचते हैं, जहां जॉर्ज को पूरी उम्मीद है कि उसकी पत्नी का खत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। जॉर्ज लगभग भागते हुए अंदर जाता है, उसकी सांसें तेज हैं। वो वेटर से अपनी पत्नी के खत के बारे में पूछता है। वेटर लापरवाही से जवाब देता है कि उसके नाम का कोई खत नहीं है। क्या? तुमने ठीक से देखा?
मेरा नाम जॉर्ज है, वो घबराहट और अविश्वास के साथ कहता है। वेटर फिर से मना कर देता है। अचानक जॉर्ज के चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है। उसके सपनों का महल जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। वो खामोश होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को हाथों से छुपा लेता है। उसकी खामोशी में एक ऐसा दर्द है जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा दे, एक प्रेमी जो टूट रहा है। कॉफी हाउस के उस धुंधले और उदास कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रॉबर्ट अपने दोस्त की इस गहरी मायूसी को देखकर भी पूरी तरह से चुप है। जॉर्ज अचानक अपनी जगह से उठता है और पास ही मेज पर पड़े हुए एक पुराने अखबार को अपनी तरफ खींचता है। वो बस यूं ही बिना किसी खास मकसद के अखबार के पहले पन्ने को खाली नजरों से देखने लगता है। तभी उसकी नजरें मौत की खबरों वाले कॉलम में एक छोटी सी खबर पर जाकर अचानक ठहर जाती हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ साफ नजर आ रहा है। अखबार में छपे वो चंद शब्द उसके लिए मौत के पैगाम जैसे हैं। वो कांपते हुए हाथों से अखबार रॉबर्ट की तरफ बढ़ाता है। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले खुशी से दमक रहा था, अब तांबे से बदलकर किसी सफेद राख की तरह बेजान हो गया है। उसकी आवाज में एक भयानक शांति है जब वो उस खबर की तरफ इशारा करता है। 24 तारीख को वेंटनोर में हेलेन, उम्र 22 साल का निधन। ये एक ऐसा दर्दनाक मोड़ है जहां सारी उम्मीदें पल भर में राख बन जाती हैं। जॉर्ज का वो सच्चा प्यार, वो सजाई गई सपने, वो कमाई हुई दौलत, सब कुछ एक ही पल में पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। ये कहानी का वो सबसे दर्दनाक पल है जहां हीरो सदमे में सुन्न होकर गिर पड़ता है। नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक सच्चे प्यार और उस गहरे सदमे की है जब मिलन की आस अचानक मौत के मातम में बदल जाती है। दिल थाम कर सुनिए इस इमोशनल सफर को। कल्पना कीजिए एक ड्रामेटिक बॉलीवुड सीन की। हमारा हीरो जॉर्ज अपनी पत्नी हेलन से मिलने के लिए समंदर पार करके वापस आया है। वो अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ एक कॉफी हाउस में बैठा है। आंखों में मिलन के सुनहरे सपने हैं। तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है। जैसे ही वो मौत की खबर वाले पन्ने को देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां लिखा था हेलन, उम्र 22 साल, वेंटनोर में निधन। ये पढ़ते ही जॉर्ज की पूरी दुनिया जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सदमा इतना गहरा है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। अगस्त की उस तपती दोपहर में उसे सब कुछ धुंधला और काला लगने लगता है। कानों में एक अजीब सी भनभनाहट और इंजनों की चीखने की आवाज गूंजती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो रॉबर्ट के शांत कमरे में बिस्तर पर लेटा है। सूरज ढल रहा है और एक चिड़िया की आवाज गूंज रही है। रॉबर्ट उसे प्यार से चाय पिलाता है और समझाता है कि शायद अखबार में किसी और हेलन का जिक्र हो। लेकिन जॉर्ज का दिल टूट चुका है। वो बेतहाशा चीखता है कि उसकी दुनिया लुट गई है, उसकी हेलन मर चुकी है। वो उसी वक्त वेंटनोर जाने की जिद करता है। ये एक सच्चे प्रेमी की तड़प है जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत ने हरा दिया। अगली सुबह का दृश्य है। एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन जॉर्ज और उसके दोस्त रॉबर्ट को लेकर पोर्ट्समाउथ की ओर दौड़ रही है। ये कोई आम सफर नहीं है। ये एक टूटे हुए आशिक का अपनी खोई हुई मोहब्बत की तलाश में आखिरी सफर है। जब वो स्टीमर से वेंटनोर पहुंचते हैं तो दोपहर का सूरज आग उगल रहा होता है। जॉर्ज का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई है और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी है। वो एक छोटे बच्चे की तरह बेबस नजर आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में रॉबर्ट एक सच्चे दोस्त की तरह आगे आता है और सारी जिम्मेदारी संभालता है। वे होटल जाकर कैप्टन मॉल्डन के बारे में पूछताछ करते हैं। जैसे ही वेटर कंफर्म करता है कि मॉल्डन की बेटी का हाल ही में निधन हुआ है, जॉर्ज की दिल की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद दोनों लाउंसटाउन कॉटेज पहुंचते हैं। मकान मालकिन बताती है कि कैप्टन मॉल्डन अपने छोटे पोते के साथ समंदर किनारे गए हैं और उन्हें अंदर इंतजार करने को कहती है। ये वही घर है जहां हेलेन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थीं। घर के अंदर का माहौल उदास और अस्त व्यस्त है। टूटे हुए खिलौने और हवा में फैली तंबाकू की गंध उस घर की कहानी बयां कर रही है। ये सीन हमें बताता है कि कैसे मौत पीछे छूट गए लोगों की जिंदगी को भी बेजान और वीरान कर देती है। इस सीन में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है। कमरे में इंतजार करते हुए जॉर्ज बेचैनी से इधर उधर टहलता है। उसकी नज़र मैंटल पीस के ऊपर टंगी अपनी ही जवानी की तस्वीर पर पड़ती है, जब वो एक फौजी हुआ करता था। वहाँ हेलेन का सिलाई का डिब्बा, उसकी किताबों और सूखे हुए फूलों का गुच्छा रखा है जिसे उन्होंने इटली में खरीदा था। हर एक चीज हेलेन की याद दिला रही है। जॉर्ज पूरी तरह से टूट जाता है और अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रोने लगता है।
तभी मकान मालकिन वहां आती है और हेलेन के आखिरी पलों की दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे हेलेन अपनी बीमारी से लड़ते हुए चुपचाप इस दुनिया से चली गई और आखिरी पलों में वो अपनी माँ को याद कर रही थी। ये सुनकर जॉर्ज का दर्द और बढ़ जाता है कि मरते वक्त हेलेन ने उसे याद तक नहीं किया। मकान मालकिन उसे उस छोटे से बेडरूम में ले जाती है जहां हेलेन ने दम तोड़ा था। जॉर्ज घुटनों के बल बैठ जाता है और उस तकिए को चूमता है जिस पर उसकी पत्नी का सिर रखा था। मकान मालकिन उसे चांदी के कागज में लिपटा हुआ हेलेन के बालों का एक गुच्छा देती है जिसे उसने कफन में रखने से पहले काट लिया था। जॉर्ज उन मुलायम बालों को चूमता है। ये सीन इतना रुला देने वाला है कि पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाएं। कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। मकान मालकिन का छोटा बेटा जॉर्ज और रॉबर्ट को उस शांत और खामोश कब्रिस्तान तक ले जाता है। वहां मिट्टी की एक ताज़ा बने हुए टीले के नीचे वो पत्नी सो रही है, जिसके स्वागत की मुस्कान के सपने जॉर्ज ने 7 समंदर पार देखे थे। रॉबर्ट उसे वहां अकेला छोड़ देता है ताकि वो अपने दिल का गुबार निकाल सके। करीब 15 मिनट बाद जब रॉबर्ट लौटता है तो देखता है कि जॉर्ज उसी जगह बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं और उसकी जगह एक खामोश संकल्प ने ले ली है। जॉर्ज कहता है कि उसे एक पत्थर तराशने वाले की तलाश है। वे एक मूर्तिकार के पास पहुंचते हैं। जॉर्ज उस बिखरे हुए पत्थरों की ढेर के बीच बैठकर एक पेंसिल से अपनी मरी हुई पत्नी की कब्र के लिए आखिरी पैगाम लिखता है। वो लिखता है, जॉर्ज की प्यारी पत्नी हेलेन की याद में समर्पित, जिसका निधन 24 अगस्त को 22 साल की उम्र में हुआ। उसके शोक संतप्त पति द्वारा गहरा विलाप। ये सिर्फ एक पत्थर की इबारत नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की आखिरी पुकार है। ये हमें सिखाता है कि दौलत और कामयाबी भी प्यार के बिना कितनी अधूरी है। इसी के साथ ये अध्याय गहरे सन्नाटे और दर्द के साथ खत्म होता है, जहां प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। स्वागत। आइए हम दिल टूटने, अस्वीकृति और वास्तविकता से भागने की हताश इच्छा की एक नाटकीय कहानी में गोता लगाएं। समुद्र का किनारा, डूबते सूरज की लाल किरणें और हवाओं का उदास शोर। रॉबर्ट और उसका दोस्त जॉर्ज वेंटनर के उस शांत तट पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी माल्डन शांति से अखबार पढ़ रहा है और मूंगफली खा रहा है। उसके काले कपड़ों में लिपटा दुख एक दिखावा सा लगता है, मानो वो किसी नाटक का हिस्सा हो। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी ही दुनिया में मग्न होकर रेत के घरौंदे बना रहा है। जॉर्ज, जिसका दिल अपनी पत्नी हेलेन की मौत की खबर से पूरी तरह छलनी हो चुका है, भारी कदमों से आगे बढ़ता है। उसकी लंबी दाढ़ी और धूप से झुलसा चेहरा देखकर माल्डन उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाता और एक अजनबी की तरह झुककर बड़ी चापलूसी से सलाम करता है। हे भगवान, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? जॉर्ज की आवाज में दर्द और गुस्से का एक भयंकर तूफान है। जैसे ही माल्डन उस आवाज को पहचानता है, उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ जाता है और उसकी कांपती आंखों में एक अजीब सा खौफ तैरने लगता है। अगर मैं 1 हफ्ता पहले आया होता तो उसे मरने नहीं देता, मैं मौत से लड़ जाता और उसे बचा लेता। जॉर्ज की दर्दनाक दहाड़ लहरों के शोर को भी चीर देती है। वो समुद्र के किनारे एक घायल और बेचैन शेर की तरह टहलता है और माल्डन कांपते हाथों से अपने झूठे आंसू पोंछता है। ये दृश्य किसी भी बॉलीवुड फिल्म के उस दर्दनाक क्लाइमैक्स जैसा है जहां नायक की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी होती हैं और उसके सामने सिर्फ एक खौफनाक सच्चाई खड़ी होती है। रॉबर्ट दूर से इस तनाव को खामोशी से देखता है। दर्द और मायूसी का सैलाब अभी थमा नहीं था। जॉर्ज की नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो रेत में खेल रहा है। उसके खुद के काले बाल, उसकी ही गहरी भूरी आंखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 7 समंदर पार से सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? जॉर्ज रूंधे हुए गले से कहता है और उस मासूम बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। लेकिन किस्मत का सबसे क्रूर मजाक तो अभी बाकी था। वो नन्हा सा बच्चा जो अपने दादा के लाड़ प्यार में बिगड़ चुका था, जॉर्ज को बेरुखी से धकेल देता है। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी ग्रैंडपा से प्यार करता हूँ, बच्चा चिल्लाता है। ये सुनकर जॉर्ज का टूटा हुआ दिल पूरी तरह बिखर जाता है। वो एक ऐसा बदनसीब बाप है जिसके पास आज बेशुमार दौलत तो है, लेकिन उसका अपना खून उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो एक कड़वा और सख्त फैसला लेता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी, 20,000 पाउंड की एक बड़ी रकम, बच्चे के भविष्य के लिए छोड़ देता है और अपनी दोस्त रॉबर्ट को उसका गार्जियन बना देता है।
इस मनहूस जमीन का हर कतरा मुझे नफरत से भर रहा है। मैं यहाँ से दूर भाग जाना चाहता हूँ। जॉर्ज की आंखों में शमशान जैसी वीरानी है। वो इस दुख भरी जगह से दूर वापस ऑस्ट्रेलिया की बीहड़ जंगलों में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है। आइलैंड से हमेशा के लिए जाने से पहले जॉर्ज के बेचैन मन में एक आखिरी सवाल उठता है। वो मकान मालकिन के पास जाता है जिसने उसकी पत्नी के आखिरी दर्दनाक दिन देखे थे। क्या वे लोग बहुत गरीब थे? क्या मेरी पत्नी ने अपनी बीमारी में पैसों के लिए बहुत तकलीफ उठाई थी? जॉर्ज का दिल ये सोचकर ही बुरी तरह कांप उठता है कि उसकी हेलेन ने गरीबी में दम तोड़ा होगा। लेकिन उस औरत का जवाब उसे एक गहरी और अजीब उलझन में डाल देता है। अरे नहीं, कैप्टन साहब के कपड़े भले ही फटे पुराने और साधारण हों, लेकिन उनके बटुए में हमेशा सोने के सिक्के भरे रहते थे। बेचारी मेम साहब को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। ये बात जॉर्ज के दिमाग में एक अजीब सा शक पैदा करती है। एक शराबी कंगाल बूढ़ी के पास अचानक इतना सोना और पैसा कहाँ से आया? लेकिन जॉर्ज का दुख इतना गहरा है कि वो इस रहस्य की तह तक जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो एक मशीन की तरह रॉबर्ट और माल्डन के साथ उस स्टीमर में बैठ जाता है जो उन्हें पोर्ट्समाउथ वापस ले जाने वाला है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में आइलैंड का किनारा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। सोचो, जॉर्ज अपनी दोस्त रॉबर्ट से उदासी भरे लहजे में कहता है, 2 रात पहले मैं कितनी उम्मीदों के साथ अपनी पत्नी को गले लगाने के लिए लिवरपूल पहुंचा था, और आज रात मैं उसकी खामोश कब्र को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर जा रहा हूं। ये दर्दनाक सफर एक टूटी हुई आशिक की ऐसी विदाई है जिसकी मंजिल अब सिर्फ और सिर्फ मौत जैसी तन्हाई है। लंदन के शोर शराबे में लौटकर जॉर्ज अपनी वसीयत और बच्चे की गार्जियनशिप के सारे कानूनी कागजात पर दस्तखत करता है। वो अपने सच्चे दोस्त रॉबर्ट के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। लेकिन जब वो लिवरपूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जहाज निकल चुका है और अगले 1 महीने तक कोई दूसरा जहाज उस रास्ते पर नहीं है। बेबस और पूरी तरह लाचार वो वापस लंदन में रॉबर्ट के फ्लैट में लौट आता है। अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचा है। वो सारा दिन खिड़की के पास उदास बैठा सिगार पीता रहता है और अपनी पत्नी की मौत के गम में अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसे सिर्फ उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब वो इस देश से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इसी बीच रॉबर्ट एक नया प्लान बनाता है। उसका एक और दोस्त सर्दियां बिताने के लिए रूस की खूबसूरत सेंट पीटर्सबर्ग शहर जा रहा है। रॉबर्ट तय करता है कि वो भी जाएगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि जॉर्ज भी उनके साथ चलें। जॉर्ज पहले तो मना करता है, लेकिन रॉबर्ट की सच्ची दोस्ती और जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जॉर्ज एक ठंडी और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है। मेरे लिए दुनिया की एक जगह दूसरी जगह जैसी ही है। मुझे इंग्लैंड से बाहर कहीं भी ले चलो, इस दुनिया से बाहर कहीं भी। और इस तरह अपनी पुरानी दर्दनाक यादों से भागते हुए वे दोनों दोस्त एक अनजाने और ठंडी सफर पर निकल पड़ती हैं। ऑडली कोर्ट के रहस्यों की रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर छाया एक रहस्य छुपाती है और हर मुस्कान झूठ को छिपाती है। 1 साल बीत चुका है। हमारा हीरो जॉर्ज अपनी पत्नी के गम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। सोचिए उस मंजर को दोस्तों, काले कपड़े, उदास आंखें और एक टूटा हुआ दिल। उसने अपने बीते हुए कल की सारी यादें, वो खत, वो तस्वीर, वो बालों की लट एक संदूक में बंद कर दी हैं। ये वो वक्त है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन दुनिया के लिए उसे मुस्कुराना पड़ता है। ऐसे में उसका सच्चा दोस्त रॉबर्ट उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। रॉबर्ट एक मस्त मौला इंसान है जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। वो जॉर्ज को इस उदासी के समंदर से निकालने की ठान लेता है। चल मेरे यार, रॉबर्ट कहता है, हम दोनों शहर की इस घुटन से दूर एसेक्स के खुले मैदानों में जाएंगे। जॉर्ज, जो अब अपनी इच्छा शक्ति खो चुका है, एक बच्चे की तरह अपने दोस्त की बात मान लेता है। ये दोस्ती की वो मिसाल है जो हमें बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में देखने को मिलती है। एक दोस्त जो दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। क्या ये सफर जॉर्ज के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा, या फिर ये किसी नए तूफान की शुरुआत है? कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, क्योंकि नियति ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा है। कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। रॉबर्ट अपनी चचेरी बहन एलिशिया को खत लिखता है कि वो और जॉर्ज एसेक्स आ रहे हैं, लेकिन वहां से जो जवाब आता है वो किसी झटके से कम नहीं।
एलिशिया लिखती है कि नई लेडी ऑडली, जो कि रॉबर्ट की नई चाची हैं, अचानक बीमार पड़ गई हैं और किसी भी अजनबी को हवेली में नहीं देखना चाहती। लेकिन हमारे जिद्दी रॉबर्ट को भला कौन रोक सकता है? वो ठान लेता है कि वो वहां जरूर जाएगा। वो जॉर्ज से कहता है कि अगर हवेली में जगह नहीं मिली तो हम गांव की उस पुरानी सराय में रुकेंगे और आराम से मछली पकड़ेंगे। दोनों दोस्त अपना सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं इस सफर पर। रास्ते में हसीन वादियां हैं, ठंडी हवाएं हैं और एक अनजाना सा रोमांच है। वो सराय एकदम किसी पुरानी फिल्म की सेट जैसा लगता है। वहां की ताजी हवा जॉर्ज की मुरझाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो ले आती है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। क्या लेडी ऑडली सच में बीमार है या फिर ये कोई गहरी साजिश है? जब भी कोई इतनी खूबसूरती से किसी से मिलने से कतराता है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। दर्शकों के दिलों में यहीं से ये शक गहराने लगता है कि इस शाही हवेली की दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज दफन है। अब आता है वो सीन जहां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शाम का वक्त है और सराय के बाहर एक शानदार बग्घी आकर रुकती है। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल, अलीशिया और वो रहस्यमयी लेडी ऑडली हैं। रॉबर्ट भागकर नीचे जाता है अपने परिवार से मिलने। अलीशिया बहुत खुश है और वो जॉर्ज से मिलने के लिए बेताब है। लेकिन कैमरा फोकस करता है लेडी ऑडली पर। वो गाड़ी के उस कोने में बैठी है जहां अंधेरा है। जैसे ही जॉर्ज को बुलाने की बात होती है, लेडी ऑडली थकान का बहाना बना लेती है। मैं बहुत थक गई हूँ, वो अपनी मीठी और मासूम आवाज में कहती है। वो किसी भी कीमत पर जॉर्ज से नहीं मिलना चाहती। इधर रॉबर्ट अपनी इस नई चाची की खूबसूरती का दीवाना हो रहा है। वो जॉर्ज से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। लेकिन बेचारा जॉर्ज, वो खिड़की के पास खड़ा सिगार का धुआं उड़ाते हुए अपनी मरी हुई पत्नी को याद करके खामोश आंसू बहा रहा है। ये क्लासिक मेलोड्रामा है। एक तरफ एक औरत जो किसी अजनबी से छुप रही है, दूसरी तरफ वो आदमी जो अपने अतीत के गम में इतना डूबा है कि उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। ये वो खामोशी है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। इस चैप्टर का फिनाले किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। रात का वक्त है और लेडी ऑडली अपनी नौकरानी फोबे के साथ अपने कमरे में है। लेडी ऑडली फोबे से कहती है कि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं, बस बालों और रंग का फर्क है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो अपनी नौकरानी को एक सीक्रेट मिशन पर भेजती है और फिर अगली सुबह नाश्ते के वक्त एक टेलीग्राम आता है। वो मैसेज जो बिना किसी पते के भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि लेडी ऑडली की पुरानी मालकिन बहुत बीमार हैं और उन्हें तुरंत जाना होगा। क्या ये सच है या कोई बहाना? माइकल, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं, तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले लेडी ऑडली कुछ ऐसा करती है जो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। वो अपने कमरों का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और चाबी अपनी जेब में रख लेती है। आखिर उन कमरों में ऐसा क्या है जिसे वो किसी को नहीं दिखाना चाहती? कौन सा राज है जो उन बंद दरवाजों के पीछे छिपा है? एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा और उसके पीछे इतनी गहरी साजिश। ये बॉलीवुड के उस क्लाइमैक्स की तरह है जहां पर्दा गिरने से ठीक पहले आपको पता चलता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। एक खुलते रहस्य में आपका स्वागत है, जहां एक शांत जीवन में काली छायाएं रेंगती हैं। आइए विनाशकारी तूफान से पहले की शांति को देखें। कहानी में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। रॉबर्ट और उसका दोस्त जॉर्ज एक सराय में रुके हैं। जॉर्ज का मन बहुत बेचैन है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब है, लेकिन एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बॉलीवुड फिल्मों की तरह, जहां हीरो के दोस्त को आने वाले किसी बड़े खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है, जॉर्ज को लगता है जैसे कोई काली लहर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो कहता है कि ये मौत की लहर उसे डुबाने के लिए आ रही है। लेकिन हमारा हीरो रॉबर्ट बिल्कुल बेफिक्र है। वो सिगार पीते हुए जॉर्ज का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब सिर्फ खराब खाना खाने या सराय की खराब सिगार पीने का नतीजा है। ये दृश्य हमें बताता है कि कभी कभी हमारी अंदरूनी घबराहट किसी बड़ी अनहोनी का सीधा इशारा होती है। रॉबर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि जॉर्ज के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जॉर्ज अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी मरी हुई पत्नी के गम से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। उसका दिल एक अनजाने खौफ से कांप रहा है। रॉबर्ट अपने दोस्त की इस अजीब हालत को देखकर थोड़ा परेशान तो है, लेकिन वो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वो सोचता है कि इस शांत गांव में जॉर्ज का मन बहल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही गांव उनके जीवन में एक नया तूफान लेकर आने वाला है।
अगले दिन का दृश्य एक टिपिकल बॉलीवुड रोमांस और ड्रामे से भरा है। रॉबर्ट और जॉर्ज गांव की सड़क पर टहल रहे हैं, तभी उनकी मुलाकात अलीसिया से होती है। अलीसिया अपनी शानदार घोड़ी पर सवार होकर आती है। वो रॉबर्ट को बहुत पसंद करती है और उसके दिल में रॉबर्ट के लिए एक खास जगह है। लेकिन रॉबर्ट अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान है। अलीसिया उन्हें बताती है कि उसकी सौतेली माँ लूसी ने एक खत लिखकर पूछा है कि ये दोनों मेहमान कब यहाँ से जाने वाले हैं। रॉबर्ट उस खत को देखता है और लूसी की खूबसूरत लिखावट की जमकर तारीफ करने लगता है। ये बात अलीसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक तो वो रॉबर्ट से बेइंतहा प्यार करती है और ऊपर से उसका प्यार किसी और औरत की तारीफ कर रहा है। ये उसके लिए बर्दाश्त के बाहर है। गुस्से और जलन से भरी अलीसिया अपनी घोड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए वहां से तुरंत चली जाती है। जाते जाते उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक तरफा प्यार में इंसान छोटी छोटी बातों से भी कितनी गहरी चोट खा सकता है। साथ ही लूसी का वो छोटा सा खत एक बहुत बड़ा सुराग है, जो आगे चलकर इस पूरी रहस्यमयी कहानी का रुख ही बदल देगा। रॉबर्ट अभी इस लिखावट की गहरे राज को नहीं समझ पाया है, लेकिन कहानी के नजरिए से ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल है, जो आने वाली बड़ी ड्रामे की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। अब कहानी में असली थ्रिलर और सस्पेंस की शुरुआत होती है। शाम का वक्त है और सूरज तेजी से ढल रहा है। रॉबर्ट और जॉर्ज हवेली घूमने आते हैं। एलिशिया उन्हें पूरी हवेली दिखाती है, लेकिन जब वे लूसी के कमरों की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है और चाबी लूसी अपने साथ लंदन ले गई है। लेकिन एलिशिया एक राज जानती है। बॉलीवुड की किसी पुरानी और डरावनी हवेली की तरह इस हवेली में भी एक खुफिया रास्ता है। एलिशिया उन्हें बच्चों की पुराने कमरे में ले जाती है और कालीन के नीचे छिपा एक खुफिया दरवाजा खोलती है। इसके नीचे एक संकरा रास्ता है जो सीधा लूसी के आलीशान ड्रेसिंग रूम में खुलता है। रॉबर्ट और जॉर्ज अंधेरी रास्ते से रेंगती हुई उस कमरे में दाखिल होते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल जादुई और रहस्यमयी है। हर तरफ महंगी चीजें, खुशबू और शानदार कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये खुफिया रास्ता और बंद कमरा कहानी में एक अजीब सा रोमांच पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी जादूगरनी की छिपी हुई खजानी तक पहुंच गई हों, जहां कोई बहुत बड़ा राज उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोनों दोस्त अब उस हवेली के सबसे गहरी रहस्य के बिल्कुल करीब खड़े हैं। ये दृश्य दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता है, क्योंकि बंद कमरे में घुसना हमेशा किसी बड़ी राज के पर्दाफाश होने का पहला कदम होता है। कमरे के बीचों बीच एक तस्वीर रखी है। ये लूसी की ही तस्वीर है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही अजीब और डरावना है। पेंटर ने उसके चेहरे को इस तरह बनाया है जैसे वो कोई खूबसूरत चुड़ैल या शैतान हो। उसकी आंखें किसी गहरे राज की तरह चमक रही हैं और लाल रंग की ड्रेस आग की लपटों जैसी लग रही है। जॉर्ज मोमबत्ती की पीली रोशनी में उस तस्वीर को लगातार 15 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखता रहता है। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन चुका है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। रॉबर्ट सोचता है कि जॉर्ज को ठंड लग गई है, इसलिए वो उसे वहां से वापस ले आता है। जब वे हवेली के बाहर निकलते हैं तो रात का घना अंधेरा छा चुका है और आसमान में काले बादल घिराए हैं। हवा तेज चलने लगी है। तभी वहां एक बग्गी आकर रुकती है और उसमें से लूसी बाहर झांकती है। वो अचानक लंदन से वापस आ गई है। एक तरफ आसमान में भयानक तूफान आने की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ लूसी का अचानक लौट आना कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जॉर्ज का उस खौफनाक तस्वीर को देखकर सुन्न पड़ जाना और लूसी की ये रहस्यमयी वापसी, ये सब एक बहुत बड़ी और खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है और दर्शकों को ये महसूस होने लगता है कि अब कुछ बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला घटनाक्रम शुरू होने वाला है। रहस्य और रहस्य की अविस्मरणीय यात्रा में आपका स्वागत है। आइए हम अध्याय 9 आफ्टर द स्टॉर्म की रोमांचक घटनाओं के बारे में जानें। आधी रात का समय है और आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं। अचानक एक भयंकर तूफान ऑडले गांव पर टूट पड़ता है। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गर्जना से पूरा माहौल खौफनाक हो गया है। सराय के एक कमरे में हमारा हीरो रॉबर्ट बड़े आराम से सोफे पर लेटा है, अखबार पढ़ रहा है और पंच पी रहा है। लेकिन उसका दोस्त जॉर्ज की हालत खराब है। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका है और उसकी आंखें उस खौफनाक आसमानी बिजली को ऐसे घूर रही हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। रॉबर्ट जब जॉर्ज से पूछता है कि क्या वो डर गया है, तो जॉर्ज भड़क उठता है। वो गुस्से में पागल होकर रॉबर्ट को पीटने की धमकी देता है और कमरे से बाहर उस भयानक बारिश में निकल जाता है। वो उस मूसलाधार बारिश और तूफान में 20 मिनट तक भटकता रहता है, जैसे कोई गहरा दर्द या कोई भयानक राज उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो।
जब वो वापस लौटता है तो उसके कपड़े पानी से तरबतर हैं, लेकिन वो रॉबर्ट की कोई मदद नहीं लेता। वो अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेता है और अकेले ही अपनी खौफ का सामना करता है। ये तूफान सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जॉर्ज के दिल और दिमाग में भी चल रहा है। एक ऐसा तूफान जो किसी बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा है। उसकी आंखों का वो डर किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है जो दर्शकों को बांध कर रखता है। तूफान गुजर चुका है और अगली सुबह एक नई और खूबसूरत रोशनी लेकर आती है। जॉर्ज का गुस्सा अब शांत हो चुका है और वो एक आम इंसान की तरह रॉबर्ट से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि वो आज का दिन मछली पकड़ने में बिताएंगे। उधर ऑडले कोर्ट में कहानी एक नया मोड़ लेती है। हवेली की खूबसूरत मालकिन लूसी, जो रात भर तूफान के खौफ से बिस्तर में छिपी कांप रही थी, अब सुबह की धूप में किसी खिले हुए फूल की तरह तरोताजा लग रही है। वो बागीचे में टहलते हुए गीत गुनगुना रही है। माइकल, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे खुश देखकर बहुत सुकून महसूस करता है। लूसी की ये मासूमियत और मुस्कान इतनी जादुई है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। वो अपने पति से कहती है कि वो सिर्फ एक नासमझ और डरपोक लड़की है, लेकिन क्या सच में वो इतनी मासूम है? उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल एक ऐसा तिलिस्म बुनते हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। रात का खौफ अब सुबह की मीठी मुस्कान में बदल चुका है, लेकिन ये शांति किसी बड़ी धोखे की तैयारी से कम नहीं लगती। कहानी के इस मोड़ पर दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे कौन सा खतरनाक राज दफन है। माइकल का ये अंधा प्यार एक दिन उसे किस बर्बादी की तरफ ले जाएगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिन आगे बढ़ता है और दोनों दोस्त एक शांत नदी के किनारे मछली पकड़ने पहुंचते हैं। रॉबर्ट अपनी आदत के अनुसार एक कंबल बिछाकर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जॉर्ज, उसका ध्यान मछली पकड़ने में बिल्कुल नहीं है। वो पानी की गहराई में ऐसे घूर रहा है जैसे अपने अतीत के सवालों का जवाब ढूंढ रहा हो। दोपहर के 2 बजते ही जॉर्ज अचानक अपनी छड़ी वहीं फेंक देता है और बिना कुछ कहे सीधे ऑडले कोर्ट की तरफ तेज कदमों से निकल पड़ता है। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है और नौकर से सीधे माइकल और लूसी के बारे में पूछता है। नौकर उसे बताता है कि मालिक घर पर नहीं है और मालकिन बागीचे के उस खास हिस्से में टहल रही हैं जिसे लाइम वॉक कहा जाता है। ये सुनकर जॉर्ज के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा छा जाती है और वो बिना कोई संदेश छोड़े सीधे उसी बागीचे की तरफ बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही सस्पेंस से भरा पल है, एक ऐसा सीन जहां हीरो एक ऐसी रास्ते पर जा रहा है जहां से शायद वो कभी वापस न लौटी। लाइम वॉक के उस सुनसान रास्ते पर लूसी और जॉर्ज का आमना सामना होने वाला है। एक तरफ बेचैन और परेशान जॉर्ज है और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी लूसी। क्या जॉर्ज को उसके सवालों का जवाब मिलेगा या फिर ये मुलाकात किसी भयानक हादसे में बदल जाएगी? ये पल धड़कनें तेज कर देता है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद लूसी हवेली के दूसरे दरवाजे से वापस आती है। उसके हाथों में जंगली फूल हैं और वो बड़ी खुशी से गुनगुना रही है। दरवाजे पर एलिसिया अपने बड़े कुत्ते के साथ खड़ी है। कुत्ता लूसी को देखते ही गुर्राने लगता है, जैसे वो उसकी असली फितरत को पहचानता हो। एलिसिया लूसी को बताती है कि एक जवान आदमी, जॉर्ज, उससे मिलने आया था। लूसी ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और बड़ी हैरानी से कहती है कि उसे लगा वो लोग रात के खाने पर आने वाले हैं। इसके बाद लूसी अपने शानदार कमरे में जाती है जहां उसकी नौकरानी फोबी उसका इंतजार कर रही है। लूसी और फोबी की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लिया जाता है। लूसी अपनी इस नौकरानी से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और जब तक मैं इस हवेली में राज करूंगी तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये एक खतरनाक समझौता है, एक ऐसा राज जो दोनों के बीच छिप गया है। जॉर्ज का अचानक हवेली आना और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना और उसी वक्त लूसी का ये अजीब बर्ताव, सब कुछ एक बहुत बड़े सस्पेंस की तरफ इशारा करता है। दर्शक अब पूरी तरह से इस जाल में उलझ चुके हैं कि आखिर जॉर्ज कहाँ गया और लूसी ने क्या किया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राज से पर्दा उठाएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसी गुमशुदगी जो किसी को भी खौफ में डाल सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। दोस्तों, एक ऐसी दोपहर की कल्पना कीजिए जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और एक गहरी सुकून भरी नींद के बाद हमारा हीरो रॉबर्ट अचानक जागता है। वो अपनी आंखें मलता है, अलसाया हुआ सा उठता है, पर तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसका जिगरी दोस्त जॉर्ज अचानक गायब है,
वहां जमीन पर सिर्फ जॉर्ज की मछली पकड़ने वाली छड़ी लावारिस पड़ी है और उसका कांटा पानी में बेमकसद तैर रहा है। रॉबर्ट जोर से आवाज लगाता है, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट लौटकर आती है। घड़ी में 4:15 बज चुके हैं। रॉबर्ट सोचने लगता है कि जॉर्ज उसे छोड़कर इस तरह अचानक कहाँ जा सकता है। क्या वो बिना बताए वापस लौट गया? लेकिन जॉर्ज तो खाने के वक्त को लेकर बहुत पाबंद है। फिर आज ऐसा क्या हुआ? ये सिर्फ एक आम घटना नहीं लग रही है, बल्कि किसी आने वाली बड़ी तूफान की आहट है। बॉलीवुड की एक क्लासिक थ्रिलर फिल्म की तरह यहाँ से कहानी में सस्पेंस और भी गहरा होने लगता है। रॉबर्ट का मन सवालों के जाल में उलझ गया है। ये सन्नाटा, ये नदी का किनारा, सब कुछ एक अनजाने खतरे का इशारा कर रही हैं। रॉबर्ट अपना सामान समेटता है और भारी कदमों से अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है। क्या वो कभी जॉर्ज को दोबारा देख पाएगा? क्या ये किसी भयानक साजिश की सिर्फ एक शुरुआत है? इस सीन में आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे पलक झपकते ही एक शांत और खुशनुमा माहौल एक डरावने और बेचैन कर देने वाली रहस्य में बदल जाता है। रॉबर्ट के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, और यही वो पल है जो कहानी को एक नया और रोमांचक मोड़ देता है। दोस्तों, कहानी की पकड़ यहाँ से इतनी मजबूत होती है कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। रॉबर्ट भारी कदमों और बेचैन दिल के साथ सीधे सराय पहुंचता है। उसे पूरी उम्मीद है कि जॉर्ज वहीं उसका इंतजार कर रहा होगा। पर जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सराय के मालिक की बात उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। मालिक बताता है कि जॉर्ज सुबह से वापस ही नहीं आया है। कमरे में मेज पर रखा खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका है और रॉबर्ट का मन किसी अनहोनी की गहरी आशंका से कांप उठता है। तभी मालिक एक और अहम खबर देता है जो इस रहस्य को और भी उलझा देती है। वो बताता है कि रॉबर्ट के जाने के कुछ ही देर बाद माइकल का संदेश आया था कि दोनों दोस्तों को रात के खाने पर हवेली में आमंत्रित किया गया है। अब रॉबर्ट का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। क्या जॉर्ज उस निमंत्रण को सुनकर सीधा हवेली चला गया? लेकिन जॉर्ज का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही संकोची और अपने आप में रहने वाला इंसान है। फिर भी इस डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा चाहिए। रॉबर्ट खुद को किसी तरह दिलासा देता है और तुरंत हवेली की ओर निकल पड़ता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेहतरीन सस्पेंस फिल्म में, जब हीरो को एक के बाद एक चौंकाने वाली सुराग मिलते हैं, लेकिन हर सुराग उसे मंजिल की बजाय एक नई भूल भुलैया में धकेल देता है। दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो शख्स गया तो गया कहाँ। सराय की वो शाम की उदासी, वो ठंडा खाना और रॉबर्ट की आंखों में तैरती हुई बेबसी का दर्दनाक मंजर, ये सब कुछ एक बहुत ही भावुक और रहस्यमयी माहौल तैयार करते हैं। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। अपने जिगरी दोस्त की खातिर वो हर मुश्किल और खतरे का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाम के 6 बज चुके हैं और सूरज ढल रहा है। रॉबर्ट तेजी से हवेली की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचते ही वो बिना किसी से मिले सीधे नौकर से जॉर्ज के बारे में पूछता है। नौकर का जवाब सुनकर रॉबर्ट की पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। नौकर बताता है कि जॉर्ज दोपहर के ठीक 2 बजे हवेली आया था, लेकिन उसके बाद से उसे किसी ने कहीं नहीं देखा। पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं। 2 बजे से 6 बजे तक का ये खाली वक्त किसी काली साई की तरह रॉबर्ट को अंदर ही अंदर डराने लगता है। जो इंसान हमेशा शांत और मस्त रहता था, वो आज अपने दोस्त के लिए इतना परेशान है कि उसकी चाल भी बहुत तेज हो गई है। वो हवेली से मुड़कर खेतों के छोटे रास्ते से सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जादुई पल है जहां जज्बात और डर दोनों अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। एक आम इंसान जो कभी भी किसी बात की परवाह नहीं करता था, आज अपने दोस्त की गुमशुदगी से इतना हिल गया है कि वो पागलों की तरह भाग रहा है। वो अपनी सारी पुरानी आराम की आदतें भूल चुका है। एक बॉलीवुड ड्रामा की तरह जहां हीरो अपने करीबी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, ठीक वैसे ही रॉबर्ट पसीने से लथपथ होकर भाग रहा है। उसे बस एक ही उम्मीद है कि शायद स्टेशन पर कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे जॉर्ज तक पहुंचा सके। इस सीन में जो बेतहाशा गति और बेचैनी है, वो सीधे आपके दिल पर वार करती है। रॉबर्ट का ये भागना सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि ये उसके दिमाग में चल रही भयानक उथल-पुथल का भी सीधा प्रतीक है। क्या उसे सचमुच वो जवाब मिलेगा जिसकी उसे तलाश है, या फिर ये अनजान रास्ता उसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की तरफ ले जा रहा है जिसका उसने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। रॉबर्ट हांफते हुए और पसीने में तरबतर छोटे से लाल ईंटों वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वो सीधा क्लर्क के कमरे में घुस जाता है, जहां क्लर्क अपनी चाय पी रहा है। रॉबर्ट की ये बदहवास हालत देखकर क्लर्क भी बुरी तरह घबरा जाता है।
रॉबर्ट बेताबी से पूछता है कि क्या भूरी दाढ़ी वाले किसी लंबे आदमी ने आज लंदन का टिकट लिया था। क्लॉक थोड़ा सोचकर बताता है कि हाँ, ग्रे सूट पहने एक दाढ़ी वाले शख्स ने 3:30 बजे की ट्रेन का टिकट लिया था और वो सीटी बजाता हुआ बेफिक्री से प्लेटफॉर्म की तरफ गया था। ये सुनते ही रॉबर्ट एक गहरी सांस लेता है। वो खुद को ये समझाकर तसल्ली देता है कि जॉर्ज पर शायद उदासी का कोई भयानक दौरा पड़ा होगा और वो बिना कुछ बताई सीधा लंदन वापस लौट गया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या जॉर्ज वाकई इतना लापरवाह और बेपरवाह हो सकता है? रॉबर्ट मन ही मन फैसला करता है कि वो कल सुबह ही लंदन जाएगा, पर आज रात के लिए वो हवेली जाकर माइकल की नई पत्नी से मिलने का मन बनाता है। ये सीन कहानी में एक अजीब सी खामोशी लेकर आता है। एक तरफ जहां रॉबर्ट को लगता है कि उसने ये मुश्किल गुत्थी सुलझा ली है, वहीं दर्शकों के दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। उन्हें पता है कि ये महज एक दिखावा है, एक भ्रम है जो शायद रॉबर्ट को सच्चाई से कोसों दूर ले जा रहा है। एक बेहतरीन बॉलीवुड क्लाइमैक्स की तरह ये चैप्टर हमें एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। रॉबर्ट खुद से बात करते हुए कहता है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, पर किस्मत उसे फिर से उसी हवेली की तरफ खींच रही है जहां से सारी फसाद की जड़ शुरू हुई थी। आगे क्या भयंकर होने वाला है, ये सवाल हर किसी को अपनी जगह से बांधे रखता है।